यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। इसमें पीपीटी से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन तो है, क्योंकि सीधे रूप में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग को ज़्यादा गहराई तक देख नहीं सकते। इसलिए कई स्रोतों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत महत्वपूर्ण हैं। अप्राकृतिक स्रोत के अंदर जो यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेज, जो कि ये कैलकुलेशंस के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता करते हैं। ये क्योंकि डायरेक्ट सोर्सेज नहीं है, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं या आर्टिफिशियल तरीके से पता किया जाता है, जिसमें मुख्य घटक हैं जो है डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, यानी कि घनत्व, दबाव और तापमान के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर, यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। उन थ्योरीज को पढ़ के भी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और तीसरा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्सेज। ये जो नेचुरल सोर्स है, इसमें ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। तो इस आधार पर तीन प्रकार के साधनों के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करते हैं। अप्राकृतिक साधन, जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान मुख्य घटक हैं। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य के आधार पर, यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत या थ्योरीज दी हैं, उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल फिनोमिना, जो नेचुरल घटनाएं हैं, जिसमें ज्वालामुखी अगर जब आता है तो उसके लावा या उसके लावा के अध्ययन से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता चलता है। और भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप्राकृतिक साधनों के बारे में पढ़ेंगे। अप्राकृतिक साधन या आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज में मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो तीन घटक हैं, घनत्व, दबाव और तापमान। तो सबसे पहले हम घनत्व के बारे में। घनत्व में क्या कहा है, देखिए, ये घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप लोग कि जो दबाव है यानी कि डेंसिटी, ये इधर नीचे लिख देता हूं मैं, दबाव यानी कि डेंसिटी, इसका सीधा संबंध है किससे, दबाव और घनत्व। घनत्व तो हो गया डेंसिटी और दबाव हो गया प्रेशर। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो घनत्व बढ़ता है, तो घनत्व बढ़ने और प्रेशर भी बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो तापमान भी बढ़ता है। तो यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर जो घनत्व बढ़ता है, उसका सीधा संबंध दबाव से है।
प्रेशर का मतलब दबाव से है। दबाव वह है ये, और ये तापमान। तो और ये डेंसिटी का मतलब घनत्व। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व और दबाव दोनों बढ़ते हैं। अब और तापमान भी बढ़ता है, लेकिन घनत्व और दबाव का सीधा संबंध है। अब इसमें पृथ्वी देखिए, घनत्व के अंतर पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैल का बना है, जिसकी 1 किलोमीटर की मोटाई है। यानी कि 1 किलोमीटर की मोटाई को छोड़ दें, उसके बाद में इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर क्रिस्टलाइन रॉक्स पाई जाती हैं। ये जो क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, यानी कि सफटकीय या रवेदार चट्टानें, ये जो सफटकीय या रवेदार चट्टानें हैं, ये पाई जाती हैं, जिनका घनत्व 3 से और 3.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी कि जो ऊपरी परत 1 किलोमीटर की परत को छोड़ के और उसके नीचे की परत है, उसका घनत्व कितना है? 3 से और 3.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि मैं ये बताऊं कि एक सेंटीमीटर का क्यूब है ये, एक सेंटीमीटर का ये क्यूब है। अभी इसमें मेरे को थोड़ा सा बनाने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये सिस्टम अभी नया नया है। ये क्यूब बना, क्यूब मतलब इसके चारों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना वजन है? 3 ग्राम। 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब है, उस चट्टान का घनत्व 3 से 3.5 ग्राम है पहली परत में। लेकिन अब इसके आधार पर समस्त पृथ्वी का घनत्व कितना है? समस्त पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऊपरी परत का घनत्व 3 से 3.5 और जो समस्त औसत जो घनत्व है वो 5.5। इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पहली परत है उसके अंदर की तरफ का घनत्व 5.5 से ज़्यादा होगा, तभी तो औसत घनत्व 5.5 है। तो साधारण तौर पर यह घनत्व लगभग 11 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, 11 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। अतः पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, घनत्व क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऊपर की परतों का वजन नीचे वाली परतों के ऊपर आता है, नीचे वाले का उससे नीचे वाले पे, यानी कि दबाव और घनत्व का मैंने सीधा संबंध तुम्हें बताया। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो है दबाव। दबाव में ये जो दबाव है, दबाव के अंदर प्रारंभ में यह कल्पना की गई कि ऊपर से अंतरतम यानी कि देखिए, अंतरतम का जो पृथ्वी का एकदम आंतरिक भाग है उसको अंतरतम भी कहते हैं। ये अंतरतम या कोर को, और इसको क्या कहते हैं? अब मैं इसमें निफे, यानी कि इसका निकल और प्लस फेरस लोहा, निकल प्लस फेरस, Ni और Fe, इसका निकल और फेरस की वजह से इसको निफे भी कहते हैं। तो इसमें इस पृथ्वी के ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है। भार और दबाव बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। भार और दबाव बढ़ता जाता है। ठीक है, दबाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भार बढ़ रहा है। भार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। अतः
पृथ्वी के अंतरतम की अधिक घनत्व बढ़ते दाब के कारण है। पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व ज़्यादा क्यों है? बढ़ते हुए दाब के कारण, बढ़ते हुए दाब के कारण है और बढ़ते दबाव के कारण है। मतलब बढ़ते हुए दबाव के कारण और बढ़ते हुए भार बढ़ा तो मतलब दबाव बढ़ेगा, दबाव, भार और ये इनका सीधा संबंध मैंने बता ही दिया, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। जैसे मतलब ऊपरी परत के ऊपर प्राणियों का और जीव जंतुओं का वजन है, उसके नीचे वाली परत के ऊपर इन ऊपर की परत का वजन और उसके ऊपर के जो जीव जंतु और इनका वजन है, उससे नीचे वाले पे ये ऊपर वाली परतों का दोनों का वजन और ऊपर के जीव जंतु, तो इसका मतलब वजन बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने के कारण यानी कि दबाव बढ़ रहा है तो घनत्व भी बढ़ रहा है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। ये निष्कर्ष निकल गया इसे दबाव से पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग कोर के अंदर का जो घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व है, वो किस कारण से है? वहाँ पर जो दबाव है उसके कारण से। आधुनिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे इसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, चाहे दबाव कितना भी अधिक क्यों न कर दिया जाए। मतलब दबाव कितना भी बढ़ा दें लेकिन घनत्व एक सीमा तक ही तो बढ़ेगा। कोई भी, जैसे सपोज अपन प्लास्टिक का स्केल है, उसको अपन मोड़ते हैं तो वो जब तक मुड़ेगा जब तक उसका लचीलापन रहेगा, उसके अंदर इलास्टिसिटी है, उतना ही तो बढ़ेगा। जितना टेंशन वो सहन कर सकता है स्केल उतना मुड़ेगा, उसके बाद भी मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर जो दबाव और घनत्व तब तक ही बढ़ेगा, एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद में घनत्व दबाव की वजह से नहीं बढ़ेगा। तो अब ये नहीं बढ़ेगा तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट है ये वाला, पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, तो वह किस कारण से है? ये फिर उसका स्पष्टीकरण क्या निकलता है कि वह स्वयं धातु का बना है जिसका कि घनत्व सर्वाधिक होगा। मतलब कोई अधिक घनत्व वाली धातु का बना हुआ होगा, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 11 के आसपास पहुंचता है और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इतना घनत्व दबाव के कारण नहीं है, तो फिर वो किस वजह से है? तो उसका ये कंक्लूजन निकलता है कि इसका मतलब वो जो अंदर की चट्टानें हैं वो स्वयं धातु की बनी हुई हैं जिसका कि घनत्व अधिक है। अतः यह मान लिया गया कि पृथ्वी का अंतरतम निक्कल तथा लोहे के मिश्रण का बना है। निक्कल और लोहे के मिश्रण का बना है, निक्कल और लोहे के मिश्रण का, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया निफे। ठीक है, निक्कल एंड फेरस। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा और निक्कल चुंबकीय प्रधान पदार्थ हैं। अपन कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, कोई भी चीज़ अपन ऊपर डालेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ पृथ्वी की सतह की तरफ आती है, तो वो चुंबकीय दशा की वजह से आती है। ग्रेविटेशनल पुल है, और वो ग्रेविटेशनल पुल क्यों है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे और निक्कल की प्रधानता पाई जाती है। अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें अप्राकृतिक साधनों में वो है तापमान। तापमान में देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से नीचे जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। और ये वृद्धि कितनी होती है? ये वृद्धि होती है 1 डिग्री प्रति 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि होती है। इसको हम भूगोल की भाषा में
सामान्य ताप वृद्धि दर कहते हैं, यानी कि जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट, ये गलत लिख दिया, इसमें जियोथर्मल ग्रेडियंट में ये जो है ये बी काट के और जी होगा, यानी कि जियोथर्मल और ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा, अब वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसमें वहाँ पर तापमान कम होता है, उसको सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसको वृद्धि दर, क्योंकि वृद्धि हो रही है और ऊपर की तरफ जाने में कम हो रहा है, तो सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। वो 1 डिग्री प्रति 165 मीटर है। वो मैं बाद में जब वायुमंडल का टॉपिक लेंगे तब बताएंगे। तो ये जो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर है, ये सामान्य ताप वृद्धि दर है। इस हिसाब से अगर ये जो सामान्य ताप वृद्धि दर के हिसाब से कैलकुलेशन करें इसके आधार पर, तो क्या है, इस हिसाब से 50 किलोमीटर की गहराई पर 1200 से 1800 डिग्री तापमान होगा, और कोर में जाने पर, कोर में पृथ्वी के अंतरतम में जाने पर इसका तापमान लगभग 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तापमान की कैलकुलेशन, और तुम ये मान के चलो कि 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोई भी चीज़ ठोस तो रह ही नहीं सकती। ऐसे में तो सब चीज़ें अंदर के भाग पिघला हुआ मिलेगा, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए आगे। वैज्ञानिकों का मत है कि गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर कम होती जाती है। ये जो औसत है 1 डिग्री प्रति 32 मीटर, ये मतलब पहली परत जो है, जो कि सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट वाली, उसके अंदर तापमान का जो वृद्धि दर है वो अधिक है, लेकिन अंदर जाने पर वो कम हो जाता है, तो वृद्धि दर कम होती जाती है। और इस हिसाब से धरातल से 100 किलोमीटर तक, धरातल से 100 किलोमीटर तक ये लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। उसके बाद में 100 से 300 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, और 300 से ऊपर जो है तापमान का वृद्धि दर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो है उसके अंदर तापमान तेजी से बढ़ने का क्या कारण है? उसके अंदर क्या है कि जो क्रस्ट है उसमें प्रमुख चट्टानें जो हैं वो ग्रेनाइट की, और ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट की हैं, जो जिनका कि तापमान अधिक होता है, जिनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। इनमें रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आदि की मात्रा अधिक होती है। तो ये पदार्थ इनमें इसकी वजह से इनका ऊपरी परत में तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके विघटन से यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम और ये जो ग्रेनाइट वगैरह है, इनके विघटन से वहाँ पर ऊष्मा जनित होती है। तो इससे तापमान के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की जो पहली परत है क्रस्ट, उसके अंदर तापमान सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ता है, और उसके बाद में 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और 300 से ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के आधार पर वृद्धि दर है। यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, अंतरतम जिसको कहते हैं, कोर, नीफे, उसके अंदर तापमान 1 डिग्री के हिसाब से बढ़ता है, और कोर का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और अब ये ऊपरी परत है, ऊपरी परत में तापमान बढ़ने का कारण रेडियो सक्रिय पदार्थ वहाँ पर विद्यमान है, तो इस आधार पर होता है। मैं इसमें एक और बात बता दूं, ये जो पहली परत जो क्रस्ट है, ये वाला, इसको हम केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इसको सियाल बोलते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। इसमें सिलिका की अधिकता और इधर एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसके तापमान के आधार पर हो गया। अब जब हम इसके ये घनत्व, तापमान और दबाव के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो भी निष्कर्ष निकले हैं, उसके बाद में जो दूसरा है
पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर भी हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। लेकिन ये जो साक्ष्य हैं ये ज़्यादा प्रमाणिक मैं नहीं समझता। क्यों? क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हाइपोथेसिस या थ्योरीज़ के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया है। उसमें जैसे प्लैनेटेशिनल हाइपोथेसिस जो है, प्लैनेटेशिनल हाइपोथेसिस यानी कि ग्रहाणु परिकल्पना है, उसके अंदर अनुसार पृथ्वी का ठोस भाग ग्रहाणुओं के एकत्रीकरण के कारण माना जाता है, अतः कोर ठोस अवस्था में होना चाहिए। इसके बाद में टाइडल हाइपोथेसिस है या ज्वारीय परिकल्पना। उसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से उत्पन्न ज्वारीय पदार्थ से हुआ है जो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। कोई गैसीय बता रहा है, कोई तरल बता रहा है, कोई ठोस बता रहा है। और लाप्लास की जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, निहारिका वायव्य निहारिका परिकल्पना, इसके आधार पृथ्वी के अंतरतम को उसने तरल माना है। तो इस आधार पर निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है। और जेफरीज और रिटर के अनुसार पृथ्वी के अंतरतम को गैस का बना हुआ माना जाता है, जो कि एक भ्रामक प्रतीत होता है। यानी कि ये जब सब लोग जितने भी हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, इनमें सब में अलग अलग निष्कर्ष निकाले। कोई बोलता है कि तरल अवस्था में है पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोई कहता है कि ठोस अवस्था में है, और कोई कहता है कि गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। तो इसलिए इनमें कोई प्रमाणिकता मुझे नज़र नहीं आती। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो, या तो अपन जो अप्राकृतिक साधनों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता करने का प्रयास किया है, दबाव, घनत्व और तापमान के आधार पर, उससे कुछ निष्कर्ष हमारे निकलते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रमाणिकता तो जो है वो प्राकृतिक साधनों के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। और प्राकृतिक साधनों में मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान। अब ज्वालामुखी क्रिया में हम देखें, ज्वालामुखी जब भी आता है, तो जब भी उसका उद्गार या ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरल मैग्मा या लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर आने का प्रयास करता है। जहाँ भी उसको कमज़ोर भाग मिल गया पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वहाँ से उसमें दरारों के द्वारा और पृथ्वी के सतह के ऊपर आने का प्रयास करता है मैग्मा, और ऊपर आके वो जम जाता है, या बीच में चट्टानों के बीच में आंतरिक भाग में भी जहाँ जहाँ दरार हैं तापमान की वजह से वो जमता जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह मत है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, सदैव एक तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार कहते हैं, यानी कि मैग्मा चैम्बर। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु देखिए इसके आधार पर तो तरल होना चाहिए कि तरल पदार्थ ऊपर आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। परंतु अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानें पिंगली अवस्था में नहीं होंगी, क्योंकि दबाव बढ़ रहा है, दबाव की वजह से चट्टानें नहीं पिघल पाएंगी। इस प्रकार पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस होगा, न कि तरल। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है। पृथ्वी के दरार पड़ जाती है, दरार पड़ने से ऊपर के भाग पर जो चट्टानों का दबाव है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो चट्टानें हैं वो गलनांक बिंदु पर पहुंच जाती हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाती हैं। यानी कि वो जब वहाँ से ऊपर से दबाव हट गया, ये जैसे मैं बताऊं, सपोज एक ये चट्टान है और चट्टान के ऊपर ये मान लो ये ऊपर से ये वाला हिस्सा जो है ये हट गया। हटने से यहाँ से ये जो दबाव है ये हट जाएगा तो ये आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं उनके ऊपर से दबाव हट गया, तो वो फिर मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट पे, और ये फिर ऊपर पिघल के और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और ये इस प्रकार से ये लावा के रूप में आएंगी। और ये इस हिसाब से तो ये अंदर के भाग में ये जो ठोस चट्टानें हैं ये, लेकिन दबाव हटने से फिर इनका गलांक पॉइंट पे पहुंच मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाती हैं, और जिस कारण चट्टान वहाँ पर अधिक ताप के कारण पिघल कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। अतः ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाता है।
कोई एक सटीक कंक्लूजन पे फिर भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक इसमें भी अलग अलग तथ्य सामने लेके आते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक साधनों में जो एक ज्वालामुखी क्रिया के बाद में, ये ज्वालामुखी क्रिया के बाद में दूसरा जो है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो क्वेश्चन है इस पे आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भौतिक भूगोल के पेपर के अंदर 90% संभावना होती है कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। यानी कि क्वेश्चन इस पे क्या बनता है, भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट कीजिए या आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपको इसमें आएगा। तो भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। यानी कि भूकंप विज्ञान आता है, भूकंप आता है तो इससे 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है, प्राथमिक, द्वितीय और धरातलीय लहरें। पी लहरें, पी यानी प्राथमिक, द्वितीय लहरें और एल लहरें या धरातलीय लहरें। इनके भ्रमण पथ के आधार पर, इनका जो पाथ है, भ्रमण पथ है, के आधार पर सटीक निष्कर्ष निकलता है। बिल्कुल पता चल जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। ये बिल्कुल प्रमाणिक है। तो ये जो भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो बताऊंगा, ये पार्ट 2, इसके बाद में पार्ट 2 चैप्टर है, पार्ट 2 लेक्चर है मेरा। ये पार्ट 1 में इतना ही है। पार्ट 2 के लिए आपको इससे अगला लेक्चर है, उसको देखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस लेक्चर को मिस ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।